अपन अब आगे लेते। कल अपन ने देखा था कुछ डेफिनेशन, उसकी रिवीजन अपन ले लेते, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। आज अपने को अकाउंटिंग एंट्रीज देखनी है इशू ऑफ शेयर्स के लिए, ठीक है। तो अपन अभी स्टार्ट करते और देखते कल अपन ने क्या क्या देखा था। बोलो क्या क्या देखा था अपन ने। सबसे पहले अपन ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे, ठीक है। उसमें अपन ने प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फिर सभी चीजों का डिस्कशन लिया, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने देखा था सेकेंड थिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को फिर अपन ने स्टार्ट किया था, और जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपनी ऐसा भी बोला जाता। जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपन ने देखे जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको परपेचुअल सक्सेस परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, वो एक लीगल एंटिटी है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, लिमिटेड लायबिलिटी, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन, ठीक है। हर कंपनी का एक क्या रहता, कॉमन सील, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज, ठीक है। इसको सबको ध्यान में रखने के लिए तुम लोगों के पास एक वर्ड है प्लास्टिक। क्या वर्ड है? प्लास्टिक। देखो, पी माने परपेचुअल सक्सेशन, एल माने लिमिटेड लायबिलिटी, ए माने आर्टिफिशियल पर्सन, बराबर है। उसके बाद एस माने सेपरेट लीगल एंटिटी, कल मैंने लिख के दिए, देखो तो मैं उसको अभी सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे लीगल एंटिटी लिखा है ना, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी था। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एंड कॉमन सील। तो इस तरीके से तुम इन सारी चीजों को ध्यान में रख सकते हो। प्लास्टिक से तुम लोगों को जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स ध्यान में रहेंगे। ये फीचर ध्यान में रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को बाद में बच्चों को बाद में कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसे फीचर्स क्यों है। तो दिए है, एक्ट में लिखे हैं, वो एक लीगल एंटिटी है, और अपने को ये ध्यान में रहना जरूरी है, ठीक है। फिर अपन ने इसमें एक्सप्लेनेशन देखा था। वैसे तो तुम लोगों के पास वीडियो है, तो जो भी कोई प्रॉब्लम होगा वो तुम लोग जाके वापस से वो वीडियो को देख सकते, जिससे कि तुम लोगों को वो सारे डाउट्स क्लियर हो सके। पॉज करके भी तुम लोग लिख सकते और वो सारी चीजें प्रॉपरली देख लो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, जिससे कि तुम लोगों को फीचर्स ध्यान में रह जाए। फिर अपन ने उससे पहले कंपनी की डेफिनेशन देखी थी, और कंपनी की डेफिनेशन में देखा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट से बनी हुई हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपनी ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा, मेरे कुछ टाइप्स भी लिखे थे कंपनी के, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है जो कि 12th के सिलेबस में नहीं, तो इस वजह से मैंने उसका ज्यादा इंट्रोडक्शन दिया नहीं था। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ, आ रहा नहीं कुछ भी याद है ना, टाइप्स ऑफ, बोलो, शेयर कैपिटल, है ना। इससे पहले अपन ने कुछ चीजें देखी, जैसे कि शेयर्स मतलब क्या, ठीक है ना। उससे भी पहले अपन ने एक चीज देखी, क्या, कैपिटल मतलब क्या। तो मैंने बोला ट्रेडिंग कंसर्न में कैपिटल मतलब क्या, कि जो ओनर कैपिटल बिजनेस में लाता, जो ओनर बिजनेस में लाता, उस पूरी अमाउंट को अपन क्या बोलेंगे,
कैपिटल ऐसा बोलेंगे। उसके अपन ने एक जर्नल एंट्री भी देखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर्स कैपिटल लेंगे तो उसकी एंट्री भी अपन ने देखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। सोल प्रोप्राइटरी में भी तुम लोग कैपिटल अकाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट बाकी लोग बैलेंस शीट में उसकी एंट्रीज करते हैं, वो जो कुछ भी है। तो ये थी कैश टू कैपिटल सोल प्रोप्राइटर में। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो कैश टू पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से तो इसी जगह पे अब अपने को किसकी एंट्रीज पढ़नी है, अब अपने को कंपनी की एंट्री पढ़नी है। तो कंपनी में जब कैपिटल लाया जाता तो उस कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो मैंने कल समझाया था कि इसको शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंपनी जब फॉर्म होती तो एक कैपिटल डिसाइड कर लेती कि अपने को कितना कैपिटल बिजनेस के लिए लगने वाला। सपोज कल अपन एग्जाम्पल में लिया था कि 10 करोड़ रुपए अपने को बिजनेस चलाने के लिए लगने वाले। तो कंपनी बनाते वक्त अपन क्या करेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोल के कुछ अमाउंट रजिस्टर करते हुए लिख देंगे। इसीलिए उसको अपन ने रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल ऐसा भी बोला था, या नॉमिनल कैपिटल ऐसा बोला था। उसमें से मेरे को अगर कुछ कैपिटल इशू करना है तो उसको अपन ने इशूड कैपिटल बोला था, और बाकी अपने को इशू करना नहीं है तो उसको अपन ने अनइशूड कैपिटल बोला था। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैडम इशूड कैपिटल मतलब क्या? इशूड कैपिटल मतलब इशू करना, इशू करना मतलब देना, देना मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग है बेचना, ठीक है। तो मार्केट में अपन ने कितने शेयर्स बेचने निकाले उसको अपन बोलेंगे इशूड कैपिटल, या फिर इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अपन यहाँ थे कि अपन ने 10 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू करने निकाले। कितने के निकाले? 10 करोड़ के शेयर इशू करने निकाले, ठीक है। 10 करोड़ के शेयर्स अगर अपन ने इशू करने निकाले और अपन ने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए डिटरमाइन की, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए डिटरमाइन की है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स? तो अपन क्या करे थे कल? 10 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 1 करोड़ शेयर, ठीक है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो कल मैंने बोला था कि कंपनी ने इतना कैपिटल डिसाइड किया, इसके क्या कर देती कंपनी? पार्ट कर देती, और इस पार्ट एक पार्ट को क्या बोला जाता? शेयर, क्या बोला जाता? शेयर। और ये शेयर से कंपनी क्या करती? पूरा कैपिटल कलेक्ट करती, इसलिए इसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। मैंने 50 शेयर्स परचेस किए, तुमने 100 किए, तुम्हारे बाजू वाले ने 5000 किए, अंकल ने 50,000 किए, जो कुछ। तो जिन जिन कंपनी के शेयर्स अपन ने परचेस किए, इन शॉर्ट अपन ने उस कंपनी को क्या प्रोवाइड किया है? कैपिटल प्रोवाइड, ठीक है। तो अपन जो होल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। कंपनी कंसोलिडेट उसको क्या बोलती? शेयर कैपिटल। अपन कौन हुए? शेयर होल्डर्स। अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोला जाता? डायरेक्टर्स, बराबर है। और डायरेक्टर्स को कंसोलिडेटली बोला जाता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसी सारी चीजें अपन ने कल पढ़ी, ठीक है। उसके बाद अपन ने ऑथोराइज शेयर कैपिटल टाइप पढ़े थे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज मतलब जो कैपिटल कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा गया है, ठीक है ना। कल के एग्जाम्पल में ये अपना 10 करोड़ था। उसके बाद अपन ने टाइप पढ़े थे इशूड कैपिटल, उसमें से अपन ने कितने शेयर मार्केट में बेचे थे? देखो कल के एग्जाम्पल में 2 करोड़ रुपए थे क्या? ठीक है। उसके बाद अनइशूड, बाकी के अनइशूड रखे थे, ठीक है। उसके बाद था कॉल्ड अप, उसमें से सब्सक्राइब, ठीक है ना। उसके बाद था अनसब्सक्राइब, उसके बाद था सब्सक्राइब के टाइप्स कॉल्ड अप,
कॉल्ड और और कॉल्ड अप के फर्दर दो टाइप थे, पेड अप और अनपेड। कल का एग्जाम्पल निकालो भला, देखो वापस उस चार्ट पे आओ। निकालो, निकाला क्या? बाकी लोगों ने तो लिखा ही नहीं होगा, सब याद है साहब, सबके साथ में। चलो देखो, कल अपन ने पढ़ा था ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल था अपना 10 करोड़ रुपीस। ये रुपीस में था, कल भी मैंने बोला था रुपीस और अलग है, नंबर ऑफ शेयर्स अलग चीज है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे था, क्या था? इशूड कैपिटल। उसके बाद क्या था? अनइशूड कैपिटल। फिर बोला था 10 करोड़ का कैपिटल अपन ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता। बराबर, मराठी में जिसको घटना पत्र कैसा बोला जाता उसमें लिखा हुआ रहता, इसलिए रजिस्टर हुआ रहता। किसके पास रजिस्टर हुआ रहता? आरओसी के पास। आरओसी मतलब कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने का काम करता। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं उसमें ही अमाउंट लिखी जाती है, इसलिए इसको ऑथराइज अमाउंट, रजिस्टर्ड अमाउंट या नॉमिनल शेयर कैपिटल ऐसे नाम से पहचाना जाता। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि 10 रुपए मेरे शेयर्स की क्या है? फेस वैल्यू, तो मेरे को काउंट करके बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1 करोड़। मिलानी ना बाकी लोगों को, तो ये लिख लेना आप। चलो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 हो गया 1 करोड़। अब इसमें से कंपनी को लग रहा है कि 2 करोड़ रुपीस का कलेक्शन अपन ने करना चाहिए। 2 करोड़ रुपीस अपने को अभी स्टार्टिंग में बिजनेस के लिए लगने वाले, तो 2 करोड़ रुपीस फेस वैल्यू ₹10। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स में अगर अपने को इशूड कैपिटल बोलना है तो कितना आएगा? 2 करोड़ डिवाइड बाय 10 रुपीस ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए बोलो? 2 लाख नहीं आए, 20 लाख। हाँ, ठीक है, 20 लाख शेयर्स अपन इशू कर देना। अब अपन ने अनइशूड मतलब कितने बेचा? नहीं, 80 8 करोड़ का। हाँ, 8 करोड़। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने नहीं दिए? 80 लाख। कभी 80,000 बोल रहे, कभी लाख बोल रहे, क्या बोल रहे क्या? ठीक है, तो हो गए नंबर ऑफ शेयर्स 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, इतने 2 करोड़ शेयर 20 लाख शेयर्स अपने को बेचने। इधर 80 लाख शेयर्स अपने बेचने बचे। अपने को जितने पैसे लगेंगे कंपनी वैसे धीरे धीरे इसको बेचते, इसे जरूरी नहीं कि एक साथ ही 10 करोड़ की 10 करोड़ मंगवा। ठीक है, ये हुआ इशू। अब जरूरी क्या? तुमने जितना बेचने निकाला उतने लोगों ने खरीदना चाहिए? नहीं, इसलिए इसके 2 टाइप हो जाते। कौन से टाइप? सब्सक्राइब। 3 नहीं होते, 2 ही होते। अनसब्सक्राइब याद तो रखते। चलो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब क्या? कितने शेयर्स लिए, बराबर है। अपन ने बेचने, कंपनी ने बेचने कितने निकाले? 20 लाख। जरूरी क्या तुमने बोले उतने बेचेंगी? खरीदेगा सामने वाला? नहीं। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कितने हुए? वो मेरे को मालूम है, वो तुमको थोड़ी मालूम है। ठीक है ना, सब्सक्राइब हुए 18 लाख। ठीक है, और अनसब्सक्राइब हुए
2 लाख, मतलब टोटल एप्लीकेशन कितने आए अपने पास? 18 लाख शेयर्स के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ, 18 लाख शेयर्स के लिए। और कितने नहीं आए? 2 लाख शेयर्स के लिए किसने अप्लाई किया नहीं, तो अपन देंगे भी नहीं। ठीक है, समझ में आए? अब एक चीज यहाँ पे नई ऐड करनी होगा, शेयर्स का सब्सक्रिप्शन। मैंने कल भी बोला था तुमको, 3 टाइप अपन ने यहाँ पे लिखा के लिए, ओवर सब्सक्राइब हो सकते, अंडर सब्सक्राइब हो सकते, या फुल सब्सक्राइब हो सकते। शेयर्स क्या हो सकते? ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब या फुल सब्सक्राइब। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या? अपन ने 20 लाख शेयर्स बेचे निकाले, लेकिन अपनी कंपनी की इमेज या रेपुटेशन या गुडविल बहुत अच्छे होने की वजह से लोग अपने कंपनी के शेयर्स को ज्यादा डिमांड करें, और ऐसे सिचुएशन में अपने को एप्लीकेशन आ गए 25 लाख और अपने को बेचने कितने? देखो, तो ऐसे सिचुएशन में ये 5 लाख जो है वो क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, इसको भूलना नहीं, ये आगे जाके वापस आएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैंने ये केस लिखा है कि 20 लाख बेचने निकाले और 18 लाख बेचे गए और 2 लाख के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब अपने को बेचना कितना था? 20 लाख, और बेचे कितने गए? 18 लाख। तो एप्लीकेशन कितने आए? 18 लाख, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर 20 लाख बेचने निकाले और 20 लाख लोग अप्लाई कर देते, तो वो हो जाता फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना बेचना था उतने लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, उतने लोगों की डिमांड दिया। ठीक है, चलो अपन ने यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन का केस लिया है। ठीक है, ये ऐसा तुमको फुल सब्सक्रिप्शन का केस बनाना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, ये सब लिख के रखना। आगे अब सब्सक्राइब के बाद इसके कितने टाइप बनेंगे? बोलो। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड और रिजर्व। अनकॉल्ड और रिजर्व। ठीक है, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड और रिजर्व। कॉल्ड अप मतलब क्या? जितने लोगों के पैसे अपन ने मंगवाए, बराबर है, उसको बोलेंगे कॉल्ड। अनकॉल्ड मतलब जितने पैसे अपन ने फेस वैल्यू में से मंगवाए, उसको बोलेंगे कॉल्ड। जितने पैसे अपन ने फेस वैल्यू में से मंगवाए नहीं, उसको बोलेंगे अनकॉल्ड। और फेस वैल्यू के कुछ अमाउंट अगर अपन ने रिजर्व बोल के मंगवाने की बाकी रखी है लाइफ टाइम के लिए, तो उसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसके लिए फिर एग्जांपल अपन ने लिया था कि अपन ने 18 लाख शेयर्स बेचे, है ना, उस पर अपन ने 5 रुपए कॉल, ये हो गया कॉल। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अपन ने 18 लाख शेयर्स के कितने रुपए नहीं मंगवाए? 5 रुपए। तो ये क्या है? अनकॉल्ड। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स लिखी थी क्या? जिसको बोला था एप्लीकेशन मनी, उसके बाद लिखा था अलॉटमेंट मनी, उसके बाद लिखा था फर्स्ट कॉल मनी। ओके, कंपनी स्टेप बाय स्टेप पैसे मंगवाती, ठीक है ना, इसीलिए कंपनी के पैसे, कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन में 2 रुपए मंगवाए। और अलॉटमेंट मतलब कंपनी एक्चुअली जब शेयर्स देती, पहले अपन अप्लाई करते, देखो प्रोसीजर क्या रहती वो अपन अभी और पढ़ने वाले हैं, पर अभी बता दी थोड़ा सा। प्रोसीजर क्या रहती, कंपनी शेयर्स का एक प्रोस्पेक्टस बना, जैसे तुम लोग कॉलेज में जाते, एडमिशन लेना है तो क्या लेके आते? प्रोस्पेक्टस लेके आते। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? माहिती पत्रक लेके आते, ठीक है। वो लाने के बाद अब आगे क्या होता, तुम लोग सब्जेक्ट चूज करते, फिर वो फॉर्म फिलअप करते, फॉर्म फिलअप करने के बाद कॉलेज में जाते, क्या करके आते? फीस पे करके आते, ठीक है। जब एप्लीकेशन लेने गए थे और कॉलेज की ऐसी डिमांड है कि तुमने कुछ डिपॉजिट, कुछ पैसे एप्लीकेशन के टाइम देने चाहिए, ऐसे सिचुएशन में तुम लोगों ने क्या दे दिया? एप्लीकेशन लेते वक्त कुछ पैसे दे दिए। सपोज तुम लोगों की फीस है 2000 रुपीज, ठीक है ना। ये 2000 रुपीज में से कॉलेज का ऐसा बोलना है कि जब तुम लोग एप्लीकेशन
फॉर्म लेने आएंगे 500 देना, और एक्चुअली जब हम तुमको रोल नंबर देंगे तब तुम लोग हमको 1500 देना। तो टोटल कितने देना? 2000। तो ऐसे सिचुएशन में अब कंपनी कॉलेज ने तुमसे कितने रुपए कॉल किए? 2000 रुपए, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे होता कि कंपनी जब शेयर्स बेचने निकालती, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बनाती जिसमें खुद के बारे में इंफॉर्मेशन लिखती। वो इंफॉर्मेशन वाला बुक या एडवर्टाइजमेंट या जो जिस भी फॉर्मेट में कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल करके दिया होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक में इशू करती मतलब पब्लिक में उसको बांटती। अब बांटने के लिए कंपनी क्या करती? बैंक्स के पास अपने एप्लीकेशन फॉर्म देती और बैंक्स को बोलती कि हमको हेल्प करना, आपके पास कोई हमारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगने आया तो आप क्या करना, ये फॉर्म उसको दे देना, उस क्लाइंट को, उस पर्सन को ये फॉर्म आप लोग दे देना। ऐसा कौन बोल देता? कंपनी। किसको बोलती? बैंक, ठीक है ना। ये देखो ये कंपनी, थोड़ी अच्छी कंपनी निकालनी पड़ेगी ना अपने को, ऐसी बड़ी बिल्डिंग निकालते हैं। ये कंपनी अपनी, ठीक है ना। ये कंपनी का गेट, ठीक है। ये थोड़ी सी चौकी वाली अपनी बैंक, थोड़ी सी ड्राइंग कच्ची मेरी, ये अपनी बैंक, ठीक है ना। तो अब ये कंपनी किसके पास जाती? बैंक के पास। क्या लेके जाती? ये एप्लीकेशन लेके जाती और क्या बोल के आती कि जो पर्सन आएगा उसको ये एप्लीकेशन आप क्या करना? दे देना, ठीक है। तो ये हो आप, ठीक है ना। आप गए ये बैंक के अंदर और बोला हमको क्या होना? फॉर्म होना। क्यों होना? शेयर्स परचेस करने, ठीक है। अब बैंक ने तुम लोगों को ये फॉर्म दे दिया। ये देखो तुम्हारा हाथ, ये बड़ा हाथ है ना, ये 5 उंगलियां और ये 4, चलो समझ लेना, ठीक है। अब तुम लोग क्या करें? ये फॉर्म लेके आ जाओ। देखो यहाँ पे आ गए ये फॉर्म, ठीक है। अब इसको तुम लोग क्या करेंगे? फिलअप करेंगे और कहाँ देंगे? बैंक में, ठीक है। अब बैंक में सिर्फ फॉर्म देंगे क्या? नहीं, क्योंकि कंपनी की ये स्ट्रेटेजी होती है या कंपनी लॉ में ऐसा लिखा है कि ये जो फॉर्म तुमको बैंक में देना है, देते वक्त तुमको कुछ एप्लीकेशन मनी देना है। क्या देना है? एप्लीकेशन मनी देना है। सपोज तुमने 10,000 शेयर्स परचेज किए, 10,000 शेयर्स तुमने परचेज किया और 2 रुपए के हिसाब से तुमको एक शेयर के एप्लीकेशन के लिए 2 रुपए देने। तो तुमने कितने शेयर्स अप्लाई किए? 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स के 2 रुपए के हिसाब से तुमको बैंक में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन मनी। अब तुम लोग और पैसे लोगे हाथ में, थोड़े से पैसे लंबे रहते ना, ये पैसे तुमने लिए, इसमें लिखा है 2000 रुपीज की नोट है, इंटू 10 कर लो, 20,000 रुपीज। अब तुमने हाथ से लेके गए बैंक में 20,000 रुपए और ये फॉर्म दे दिया, ठीक है। अब बैंक क्या करेंगी? ये फॉर्म्स को उठाएंगी और इधर लेके कंपनी में देंगी। फिर कंपनी उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, मतलब देखेंगे कि प्रॉपरली फॉर्म फिलअप हुआ है कि नहीं। जो गलत फॉर्म फिलअप होंगे उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं और जो फॉर्म सही फिलअप होंगे वो फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं। और ये सारी प्रोसीजर इसके पीछे हो रही है, जो कि अपने को दिखती नहीं, ठीक है। तो कंपनी ने अब अपने को स्टार्टिंग में कितना बोला था? एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, 2 रुपए के हिसाब से जितने शेयर डिमांड करने वाले हैं उतने रुपीज दे देना। एक शेयर के लिए अमाउंट दे दी रहती, एक शेयर के लिए 2 रुपए देना है। एक शेयर का एप्लीकेशन अगर करना है तो 2 रुपए देना है। तो तुम लोगों ने कितने शेयर अप्लाई किए? 10,000। तो कितने रुपए देना है एप्लीकेशन मनी बोल के? 2, ठीक है। उसके बाद अब कंपनी ये सारी स्क्रूटिनी वगैरह करती, ठीक है। करने के बाद क्या होता? कंपनी डिसाइड करती अब तुमको शेयर्स क्या करना है? बेच देना। फिर कंपनी तुमको लेटर भेजती, एक लेटर,
ठीक है। तो लेटर रहता अलॉटमेंट लेटर, जो कि तुम लोग अगर एसपी सब्जेक्ट तुम लोगों का होगा तो तुम लोगों को अभी एसपी सब्जेक्ट में ये अलॉटमेंट लेटर का फॉर्मेट है, ठीक है। तो उसमें लिखा रहता कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये था, आपने इतने शेयर्स की डिमांड की थी और आपको हम लोग इतने इतने शेयर्स देने वाले, ठीक है। ये क्या है? अलॉटमेंट लेटर। ये किसको मिल गया? तुमको, है ना। तुम बड़े हो गए, थोड़े से खुश हो गए, फिर चलो मेरे को कंपनी ने क्या कर दिया? अलॉट कर दिया। हाथ इधर रहता, कान में नहीं रहता, ठीक है ना। शेयर्स अलॉटमेंट लेटर तुमको मिल गया। अब ये मिल तो गया, लेकिन इस लेटर में दिया है कि तुमको 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बेचे गए हैं और आप हमको अब अलॉटमेंट मनी 10 रुपए शेयर्स की, 10,000 शेयर्स की 3 रुपए के हिसाब से भेजना। ऐसा इस लेटर में लिख के आया रहता कि आपको शेयर्स अलॉट हो रहे हैं और अलॉट होने के लिए हम अलॉटमेंट मनी भी बांटने वाले हैं, कि मंगवाने वाले हैं, ताकि आपके नाम पे ये शेयर्स चले जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये 10,000 शेयर्स के 3 रुपए कंपनी ने वापस क्या किए? अपने से कॉल किए, इसलिए उसको क्या बोला गया? कॉल अप कैपिटल। तो इसमें ये दोनों चीजें थी। इतने में कोई इन शॉर्ट यहाँ पे बोलना था कि 2 रुपए और 3 रुपए, 5 रुपए कंपनी ने मंगवा दिए, ठीक है। अभी इतनी जरूरत थी कंपनी को 18 लाख इंटू 5, ठीक है। 90 लाख रुपए कुछ कंपनी को जरूरत थी, तो उतने पैसे कंपनी ने मांगे, ठीक है। समझ गया? अलॉटमेंट बन गया, ठीक है। ये कॉल्ड अप में इसलिए अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी फर्दर कितने रुपीस मंगवा सकती बाद में, और कितने रुपीस मंगवा सकती। शेयर्स की फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपए। 10 में से कितने मंगवा लिए? 5 रुपए। तो कंपनी और कितने रुपए मंगवा सकती? 5 रुपए। तो वो क्या है? अनकॉल, ठीक है। ये 5 रुपए मंगवाने के लिए कंपनी 1 बार या 2 बार या 3 बार भी मंगवा सकती, ठीक है। या तो इसमें से कुछ रुपए एज अ रिजर्व रख सकती, जैसे कि अनकॉल 4 रुपए और रिजर्व बोल के 1 रुपए कंपनी कब मंगवाएगी? फाइनल वक्त, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब चीज इस तरीके से हो, ठीक है। तो इसको कॉल मनी ऐसा बोला जाता, फर्स्ट कॉल। अब इसको ध्यान में रखने के लिए देखो कि कंपनी को अब नेक्स्ट टाइम पैसे लगे, है ना। तो फर्स्ट कॉल कंपनी करने वाली थी 4 रुपए का, 1 रुपया तो मंगवाने ही वाली नहीं है। फर्स्ट कॉल कितने का करने वाली थी? 4 रुपए। अब कंपनी क्या करेगी? अपने को एक लेटर भेज, ठीक है। इसको ध्यान में रखने के लिए देखो क्या नाम है? कॉल। अपने को कॉल कर बोल, चलो आपने 10,000 शेयर्स लिए और हमको आपके 4 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स के पैसे भेजो। तो अपन क्या करेंगे? 40,000 रुपए कंपनी को भेज देंगे, ठीक है। तो वो पैसे फिर बाद में काय में ऐड हो जाएंगे? कॉल्ड अप में। फिर अनकॉल्ड में कुछ पैसे बचेंगे नहीं, रिजर्व में बचेंगे। रिजर्व या अनकॉल्ड कैपिटल का ही टाइप, ऐसा भी तुम लोग बोल सकते, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट टाइप है, हाँ, अब कॉल्ड अप में से जरूरी क्या? तुमने जितने मंगवाए सामने वाला उतना दे देगा। पेड और अनपेड जरूरी है, कंपनी एक्ट के हिसाब से तो जरूरी है कि तुमको जितने मंगवाए गए तुमने उतने देना ही चाहिए। लेकिन ऐसा होता कि कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या कुछ सिचुएशन की वजह से जब मंगवाए तब नहीं दिए गए, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी अपने को बाद में रिमाइंडर भेजती कि आपसे हमने पैसे मांगे थे, आपने भेजे नहीं। तो जब तक अपन ने भेजे नहीं तब तक अपन काय में है? अनपेड, ठीक है। तो फिर कल अपन ने एग्जाम्पल दिया था कि 17 लाख शेयर होल्डर्स ने 17 लाख शेयर्स वालों के पूरे 5 रुपए आ गए, लेकिन 1 लाख शेयर्स वालों के पहले 2 रुपए आ गए थे, लेकिन 3 रुपए आए नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया पेड अप का डिस्ट्रीब्यूशन। कितने पैसे पेड हो गए? 17 लाख के 5 के हिसाब से और 1 लाख के 2 के हिसाब से। और कितने पेड नहीं हुए? 1 लाख शेयर्स के
₹3 पेड नहीं। समझ में आया? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा ऐसे 1,00,000 शेयर्स में कितने शेयर होल्डर्स होंगे? कितने शेयर होल्डर्स होंगे? 1,00,000। सही है क्या? मैं भी सही हूँ, मैं भी नहीं हूँ। क्यों? कंपनी कुछ डिसाइड कर लेती कि अपन 100 शेयर से ऊपर डिमांड करने वालों को ही अपने शेयर्स बेचेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में एक शेयर वाला तो शेयर होल्डर होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में मेरे को इतना ही बोलना है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 1,00,000 शेयर से तो 1,00,000 शेयर होल्डर होंगे, वो कम भी रह सकते, ज्यादा तो कभी नहीं होंगे। ठीक है, कम रह सकते, इसमें 10 ही शेयर होल्डर रह सकते। देखो अपन ने कितने किए हैं? 10,000। 1,00,000 में से तो 10,000 अपन ने दिए नहीं है। अपने पास कितने शेयर है? 10,000। तो 10,000 इंटू ₹3 कंपनी को अपने से लेने, और बचे हुए 90,000 शेयर होल्डर कोई और हो सकते, मे भी कोई एक ही पर्सन भी हो सकता। ठीक है ना, मे भी 10 पर्सन भी हो सकते, मे भी 50 भी हो सकते। तो शेयर होल्डिंग पे डिपेंड करेगा। अब मैं 10,000 अकेली होल्ड कर रही हूँ, तो मैं अकेली ये 10,000 शेयर्स के लिए शेयर होल्डर। ठीक है, तो ऐसे गलती मत करना, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, शेयर होल्डर का नंबर नहीं है। कभी कभी उन लोगों को समझाने के लिए उसको कोरिलेट करना पड़ता, पर ऐसा नहीं रहता। ठीक है, चल तो सब चीजें मेरे को लगता कि तुम लोगों को अभी अच्छे से याद आ गया होगा। तो अगर नहीं लिखा होगा तो प्लीज करके आज इसको लिख लो। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये समझ में आया तो ये आगे इंग्लिश में समझ में आएगा। ठीक है, समझा? क्योंकि लॉजिक से एक एक चीजों के जो कि प्रॉपरली कैलकुलेशन के वक्त ये सारे रुपीज तुमको कैलकुलेट करते आने वाला कंपनी ने कितने मंगवाए नहीं है, कितना रिजर्व रखा है। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी अपन कहाँ है? एट पार पे। कहाँ है? एट पार। ठीक है ना, इतना लिखो, फिर मैं तुम लोगों को एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट ये क्या रहता है वो समझा। चलो, अब देखो मैंने ये 3 केसेस बताई थी ना, ये इसमें पुट करके बता दी। मैंने क्या बोला था? ये कौन सी केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, तो इसमें ये ऐसा है। उसके बाद आप फुल सब्सक्रिप्शन करते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब अपन ने सेल करने इतने निकाले और सेल इतने ही हुए, तो सब्सक्राइब भी उतने ही हुए, तो 20 लाख। सब्सक्राइब कितने होंगे फिर यहाँ पे? 20 लाख। ठीक है ना, कॉल कितने होंगे फिर? पूरे 20। अनकॉल 20 लाख पे 4 रुपए, रिजर्व 20 लाख पे आएगा। यहाँ पे अनसब्सक्राइब कुछ होंगे क्या? नहीं। ठीक है, पेड अप अब 1 लाख ही लोगों ने दिए नहीं है, तो यहाँ पे 19 लाख इंटू 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अनपेड, और ये हो जाएगा पेड अप। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंजेस होंगे, इसको भी लिखो। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फुल सब्सक्राइब मतलब क्या? जितने शेयर बेचने निकाले इशू किए हैं उतने की उतने लोगों ने ले लेना, उसको अपन क्या बोलते? फुल सब्सक्रिप्शन। पहले क्या था? अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या? बेचने ज्यादा निकाले थे लेकिन लोगों के एप्लीकेशन कम आए थे। तो देखो यहाँ पे ये 0 भी हो सकता। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, लिखा गया ये। नेक्स्ट देखो, अब कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर मतलब क्या? ज्यादा। बेचने कितने निकाले? 20 लाख, लेकिन एप्लीकेशन आ गए 25 लाख शेयर्स के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कभी भी, इधर ध्यान दो, देखो याद रखना, ये सब्सक्राइब कैपिटल में हमेशा इशूड जितना ही अमाउंट आना चाहिए, इशूड जितना ही अमाउंट आना चाहिए, इशूड या अंडर सब्सक्राइब
whichever is lower. ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो इश्यूड कैपिटल ही सब्सक्राइब कैपिटल होना चाहिए, और अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो ऐसे सिचुएशन में सब्सक्राइब कैपिटल ये अंडर सब्सक्राइब मतलब जितने एप्लीकेशन आए हैं उतने, जैसे कि अपन 18 लाख की केस देखी थी, 20 लाख बेचने निकाले लेकिन 18 लाख के एप्लीकेशन आए तो अपन 18 लाख सब्सक्राइब मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपनीज एक्ट में ये रूल है कि कंपनी ने जितने कैपिटल इशू किया है, जितने शेयर्स इशू करने निकाले हैं उतने ही अमाउंट का कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है। ऐसा नहीं कर सकती कि चलो 25 लाख का एप्लीकेशन आ गए ना अपन नेक्स्ट टाइम नहीं बेचेंगे, अभी पूरे पैसे कलेक्ट कर लेते, बाद में डिसीजन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये लिमिट शेयर होल्डर्स को पूछ के दी जाती है। ये सब डिसीजन शेयर होल्डर्स लेते, तो अपन ने एप्लीकेशन ज्यादा आ गए इसलिए ज्यादा शेयर्स बेच देना ये अलाउड नहीं है कंपनी प्रैक्टिस। इसलिए इश्यूड कैपिटल और अंडर सब्सक्रिप्शन व्हिचएवर इज लोअर ये अमाउंट मान लेना। कब? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में लोअर अमाउंट क्या आएंगी? इश्यूड कैपिटल, और अंडर सब्सक्रिप्शन में लोअर अमाउंट क्या आएंगी? अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसमें एक चीज और है, अंडर सब्सक्रिप्शन हमेशा इशू के 90% तो भी होना चाहिए। सब्सक्राइब कैपिटल ये हमेशा इशूड कैपिटल के कितने होने चाहिए? 90% तो भी होना चाहिए, ऐसा सेबी का रूल है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि ये सब शेयर्स की जो डीलिंग होती है स्टॉक मार्केट में उस पर ध्यान रखने की, काम करने की अथॉरिटी, जो शेयर्स के पूरे कामकाज में, कंपनीज के पूरे कामकाज में ध्यान रखने वाली एक अथॉरिटी है। उसका रूल क्या है कि जितने कंपनी ने शेयर्स इशू करने निकाले उसके 90% सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए, 90% लोगों ने अप्लाई करना ही चाहिए, तो ही कंपनी क्या कर सकती? शेयर्स इशू कर सकती। जैसे मैंने अभी पहले अंडर सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल जब दिया था तो देखो मेरे 20 लाख के 90% 18 लाख रुपए लिए थे। अगर मैं 17 लाख की एप्लीकेशन आते तो कंपनी को अलाउड ही नहीं है कि कंपनी शेयर्स को बेच सके, कंपनी को ये 17 लाख के पैसे वापस कर देने पड़ते, ठीक है। और अगर नहीं करने होंगे तो एक ऑप्शन कंपनी के पास है जिसको बोला जाता अंडर राइटर। कंपनी बैंक वगैरह किसी एक पर्सन को ऐसा एग्रीमेंट करके रखती है, उनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है कि हमारे शेयर्स जितने कम बेचे जाएंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से जितने कम शेयर्स बेचे जाएंगे उतने शेयर्स कौन खरीदना? आप खरीद लेना। तो अपने को मार्केट से कितने एप्लीकेशन आए? 17 लाख, ठीक है ना। और अपने को कितने एप्लीकेशन कम पड़ गए 90% होने को? 1 लाख। तो ऐसे सिचुएशन में 1 लाख कौन परचेज कर लेगा? वो अंडर राइटर, या फिर जिस बैंक ने अपने को अंडर राइटर का एग्रीमेंट करके दिया है वो बैंक ये 1 लाख शेयर्स खरीद लेंगी और 18 लाख की अपनी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। ये 90% क्या अमाउंट थी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। मिनिमम मतलब क्या? जितना इशू निकाला है उसमें से कम कितने बेचे जाने चाहिए। तो सेबी का रूल ऐसा है कि जितने शेयर बेचे निकाले हैं उसके 90% अमाउंट के शेयर्स एप्लीकेशन बेचे जाने चाहिए, तो ही कंपनी इशू कर सकती है। अदरवाइज जितने एप्लीकेशन आए हैं उनके सब के पैसे वापस कर देना ये रूल, ठीक है। समझ में आया ये? तो ऐसी सारी चीजें। तो अगर और सब्सक्रिप्शन हो गया तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 25 लाख हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सब्सक्राइब मैक्सिमम कितने रह सकते? फिर अब जो नहीं बेचे गए उसको डाल दिया जाता रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, ठीक है। 5 लाख एप्लीकेशन वालों को अपन क्या दे देंगे? उनके पैसे वापस दे देंगे। 5 लाख इंटू 2 रुपए एप्लीकेशन मनी मंगवाया था, देखो तो ये 2 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए अपन वापस कर देंगे। अपने को मिले कितने होंगे? 25 लाख इंटू 2, 50 लाख रुपए मिले होंगे।
50 लाख में से 40 लाख तो अपन इधर एडजस्ट कर लिए, तो 2 लाख 5 लाख इंटू 2 ऐसे 10 लाख रुपये अपन वापस कर दें। ठीक है, ठीक है। तो एक्सेस एप्लीकेशन क्या आ जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके पैसे कहाँ चले जाते हैं, उन लोगों को वापस दे दिए जाते। ठीक है, और ये रिजेक्ट करने की बहुत सारी मेथड्स है। ठीक है ना, तो जो अपन अकाउंटिंग एक्टिविटीज अभी पढ़ने वाले उसमें अपन ये सब देखेंगे। ठीक है, कभी कभी कंपनी क्या करती, देखो थोड़ा सा समझा दीजिए। कभी कभी कंपनी क्या करती, अल्फाबेटिकली बोल देती कि अल्फाबेटिकली जिनका ए से जेड तक है, तो स्टार्टिंग में जितने लोगों ने अप्लाई किया है ए वाले लोगों को, बी सी डी ऐसे लोगों को अलर्ट कर दो। या तो जिन्होंने ज्यादा शेयर्स मांगे, एक ने 10,000 मांगे, 5,000 मांगे, 10,000 5,000 10,000 5,000 ऐसे लोगों को पहले दे देंगे। बराबर है, जिन्होंने 100 200 10 50 ऐसे शेयर्स मांगे उनको बाद में देंगे। तो वो लिमिट देख लेते, 20 लाख शेयर्स कहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, वहां तक ज्यादा मांगने वालों को दे देंगे, या तो कम मांगने वालों को, कम शेयर्स मांगने वालों को शेयर्स अलॉट कर देंगे, ज्यादा मांगने वालों को नहीं बोल देंगे। 5 लाख शेयर्स, 5 लाख एप्लीकेशन है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं, या तो रेशो मेथड जिसको यहाँ पे बोला जाता प्रो राटा मेथड, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ तुम लोगों को बताया, और जब एक्चुअली उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तब मैं तुम लोगों को ये बताऊंगी। अभी तो अपन यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लिमिट ध्यान रखना 90% ऑफ द इशू। ये किसने बोला है, सेबी ने बोला है। ठीक है, 25 लाख, 25 में से 20 लाख और इधर 5 लाख रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने मैक्सिमम इशू कितने का निकाला है, 20 लाख शेयर, और ये सब सेम है। ठीक है ना, ऐसी केस ओवर सब्सक्रिप्शन में होगी, इसको भी लिख लो। और एक चीज और बता देती, देखो यहाँ पे अपन ने एप्लीकेशन मनी मंगवाया, एप्लीकेशन मनी मंगवाने के लिए मस्ट ये 25% ऑफ द फेस वैल्यू हो। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं अपनी, फेस वैल्यू 10 रुपए के 25%, 2.5। ठीक है ना, तो अपने को मिनिमम कितने रुपए मंगवाने पड़ेंगे, 2.5। ऐसा सेबी का रूल। ठीक है, इसमें मैं और एक्सप्लेन करती, 25% है कि 10% है, एक बार मैं चेक करती, तब तक तुम लोग ये लिखो, मैं चेक करके बोलती है ना। पेड अप वैल्यू के 25 है शायद, और फेस वैल्यू के 10%। ठीक है, देखते कितना लिखो। ठीक है, लिख लिया, इसको मैं इरेज कर देती। इसके बाद अपन वो देख लेते हैं एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए। 5% ऑफ फेस वैल्यू है कंपनी रेट के हिसाब से, और 25% ऑफ इशू प्राइस है एज पर सेबी गाइडलाइन। तो यहाँ पे सेबी गाइडलाइन को ही कंपनी को फॉलो करना पड़ता, और जो इशू प्राइस है उस पर 25% अमाउंट रिकवर होनी चाहिए एज एन एप्लीकेशन मनी। ठीक है ना, तो समझा क्या, हाँ ऐसे समझा होगा। देखो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। होप सो कि तुमको इतना ध्यान आ रहा हो। देखो, एप्लीकेशन मस्ट बी, एप्लीकेशन मनी मस्ट बी 5% of face value as per Companies Act, and 25% of issue price as per SEBI guidelines. ठीक है ना,
तो सपोज एक कंपनी है, जैसे अपने केस में अपन ने फेस वैल्यू क्या ली थी, फेस वैल्यू क्या ली थी 10, तो 10 रुपीज के 5% क्या हुआ 0.5 मतलब 50 पैसे। एज ए एप्लीकेशन मनी होना था। अपने एग्जाम्पल में अपन ने क्या लिया था 2 रुपये, ठीक है ना। और सेविंग की गाइडलाइन अगर अपन ने फॉलो करी तो 10 रुपए के 25% 2.5 समझ में आया। ये भी लिख लो। लिखा। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन कंपनी ने फॉलो करवानी चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली कंपनी को सेवी की कंडीशन फॉलो करनी, ठीक है। तुम लोगों को इसका कुछ रिलेवेंस नहीं, वैसे तुम लोगों को एमसीक्यूज में इसका ज्यादा यूज है। वहां पे क्लियरली पूछा जाता है कि एप्लीकेशन मनी फेस वैल्यू के कितने % होना चाहिए एज पर सेवी गाइडलाइन, बराबर है, या फिर एज पर कंपनी गाइड। इसलिए ये चीज मेरे तुम्हारे ध्यान में ला, ठीक है। अब मेन चीज है इश्यू प्राइस मतलब क्या। इश्यू प्राइस मतलब क्या, शेयर्स जब इश्यू होते मतलब बेचे जाते, तो कंपनी इसको फेस वैल्यू पे भी बेच सकती। फेस वैल्यू मतलब कंपनी ने जो डिसाइड किया है कि अपन कितने का मिनिमम एक शेयर रखने वाले हैं, जो कि अपने एग्जाम्पल में अभी तक अपन करते आ रहे हैं 10, ठीक है। तो इश्यू प्राइस 3 तरीके की होती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार मतलब क्या, 10 का 10 में, बराबर है, 10 का 10 में, 10 रुपए का एक शेयर 10 रुपए, 10 का 12, 10 का 12, बराबर है, 10 रुपए का शेयर 12 में दे, और 10 का 9, बराबर है, तो 10 रुपए का शेयर कितने में देना 9 रुपए। बट ऑब्वियस है कि जब 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में कंपनी ने बेचा तो कंपनी को क्या हुआ, लॉस। तो इसको कैपिटल लॉस ऐसा बोला जाता है, कैपिटल लॉस गिना जाता है, ठीक है। और जब 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 12 में बेचा तो इसको कैपिटल गेन माना जाता, लेकिन इसको लिखते वक्त एक नाम दिया गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या नाम दिया गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपए आएंगे ये कहाँ चले जाते, 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एक शेयर के 2 रुपए, ठीक है। एग्जाम्पल आएंगे तब तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो इतना सिर्फ ध्यान रखना, एट प्रीमियम मतलब ज्यादा अमाउंट में, एट पार मतलब उतने के उतने में, और एट डिस्काउंट मतलब उतने से कम। कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड नहीं, बराबर है। पर पहले किए जाते थे, जो कंपनीज कर चुकी है उनका अलॉटमेंट हो चुका है, वो लोग इसके हिसाब से पैसे कलेक्ट कर सकते, लेकिन जो नए से शेयर इशू करना चाहते हैं वो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैडम अपन 10 की चीज 12 में देंगे तो कौन खरीदेगा। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी इतनी पागल क्यों है कि 10 का शेयर 9 में देगी। ये क्वेश्चन की बात है। देखो 10 का 10 में तो कोई भी दे देगा, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में लेके जाओ कोई भी ले लेगा, 10 का 12 में क्यों लेना। जब कंपनी की गुडविल अच्छी होंगी तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी थोड़ी भाव खाती, और भाव खाती तो क्या करती, ज्यादा प्रीमियम देती, ठीक है। वो उनका बेनिफिट करवाना चाहते कि हमारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, हम अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते, हम अच्छा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देते, इसलिए शेयर होल्डर्स हमारे शेयर्स की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फिर अगर उनको सच्ची में हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है और हमारी कंपनी का बेनिफिट लेना है तो आप हमको क्या दो, 10 रुपए की जगह 12 रुपए पे दो, 2 रुपए एक्स्ट्रा पे दो। ऐसी सिचुएशन में कंपनी बेनिफिट लेने के लिए प्रीमियम से शेयर्स इशू करती। और जब कंपनी नहीं रहती तो कंपनी के शेयर्स कोई खरीदने रेडी नहीं रहती, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती थी, डिस्काउंट पे शेयर इशू करती थी। इसलिए और फिर इस पे बहुत सारे
फ्रॉड्स वगैरह भी इसमें होने के चांसेस बनते थे। तो इस वजह से कंपनीज एक्ट 2013 में ये किया गया कि शेयर डिस्काउंट से इशू नहीं हुए, ठीक है, पर ये दिया है। बाकी जो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज मतलब क्या, बाकी जो इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि शेयर है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, बराबर है, ये अदर सिक्योरिटीज है। डिवेंचर बॉन्ड्स ये दूसरी सिक्योरिटीज है। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन डिवेंचर्स तो डिस्काउंट पे इशू हो सकते, बॉन्ड्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर्स, वो शेयर्स की कंडीशंस लगेगी, ठीक है। ऐसा रूल था कि डिस्काउंट ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इशू प्राइस के 10% से फेस वैल्यू के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा रूल था। इसने 10 रुपए का फेस वैल्यू है, इसके बाद 10%, तो ये ऑब्जेक्टिव में तुमको आ सकता है कि डिस्काउंट मिनिमम कितना होना चाहिए। ऐसे तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बोला तो फिर अपन उसको पीछे तो हट नहीं सकते, अपने को आंसर तो देना पड़ेगा। इसलिए डिस्काउंट की वैल्यू 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फेस वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें थी, ये भी लिख लो। चल हो गया, इतना समझा, ठीक, वापस होने वाला है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि वापस वहाँ पे मैं समझा दूँ, लेकिन इसको रिवाइज करना मेरे, इसको अगर रिवाइज नहीं करते रहे तो ये सारी चीजें थोड़े दिन तक तो याद रहती, उसके बाद ये भूल जाते। इसलिए जरूरी कि थोड़ा थोड़ा रिवाइज बीच में करते रहो। कैसे वैल्यू निकली इसका, इस अकाउंट्स में अकाउंटिंग एंट्री करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्रीज 5-6 एंट्रीज है जो कि वापस होते रहती है। और स्पेशली ये टॉपिक से बच्चे इसलिए डरते हैं कि इसमें जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। जबकि बच्चों ने सबसे पहले जर्नल एंट्री सीखी, फिर लेजर पोस्टिंग सीखी है, लेकिन बाद में बच्चे क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज से ही डरते। तो आधे बच्चे तो इस मॉरल वेट डाउन हो जाता है, इसमें जर्नल एंट्रीज है, इसमें अकाउंट्स नहीं रहते, ठीक है। पर मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगी कि तुमको इसके अकाउंटिंग विजय में इसके कुछ अकाउंट्स कुछ लेजर भी निकालना ट्राई करेंगे, लेजर भी निकालेंगे, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, ताकि तुमको थ्रू आउट पूरी प्रोसीजर कैसी हो रही है ये सारी चीजें यहाँ से समझ सके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल थोड़े अप्रोच पे जाते हैं, उसके पहले कुछ थ्योरी वो भी देख लेते हैं। कुछ प्रोसीजर फॉलो, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। देखो सबसे पहले क्या होता, मैंने बोला था तुमको प्रोस्पेक्टस इशू, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद क्या होता, कलेक्टिंग एप्लीकेशन। कौन कलेक्ट करता है एप्लीकेशन, बैंक करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता, अलॉटमेंट, ठीक है। उससे पहले जैसे एप्लीकेशन आए तो अपन देखेंगे कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब में 3 प्रोसीजर हो सकती, 3 चीजें हो सकती, क्या हो सकती, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर और फुल्ली पेड। फुल हो गया तो कोई ईमानदारी ही नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट बाय डायरेक्टर्स इसके डिसीजन लेंगे और अलॉटमेंट हो जाएगा। डायरेक्टर से यहाँ पे प्रमोटर, अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो प्रमोटर और बाद में होंगे तो डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर्स अप्रूव कर देंगे, अलॉटमेंट हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कंपनी क्या करती, प्रो राटा बेसिस अप्लाई करती, प्रो राटा, ठीक है। देखो मैंने तुम लोगों को बोला था कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो अलग अलग तरीके से क्या हो सकता, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता।
ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने देखा कि 25 लाख एप्लीकेशन आएंगे, 20,000 अपने को बेचने, तो 5 लाख अपने को क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न। अगर रिटर्न करना है तो बहुत इजी चीज है, लेकिन कंपनी क्या करती, पैसे रिटर्न करने से पहले एक मेथड को अप्लाई करती। तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि पहले तो क्या करेंगी, अल्फाबेटिकली बांटेंगी, ए बी सी डी, जिन्होंने ऐसे मांगे इनको पहले मिलती थी, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड का नंबर लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ये लोग कर, या तो क्या करेंगी उल्टा, जेड वाई एक्स, इनको पहले देंगी, फिर इनका नंबर लगा तो ठीक, नहीं लगा तो, या तो क्या करेंगी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वालों को पहले देंगे, 10,000 वाले, 5,000 वाले, 5,000 वाले, 2,000 वाले, 100 शेयर्स वाले, 10 शेयर्स वाले, 5 शेयर वाले, 1 शेयर वाले। तो ऐसे सिचुएशन में जिन्होंने ज्यादा मांगे हैं उनको दे देंगे, कम वालों को रिजेक्ट कर देंगे, या तो कम वालों को पहले दे देंगे, जिन्होंने कम मांगे हैं उनको पहले दे देंगे, ठीक है। जिन्होंने ज्यादा मांगे उनको नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता, कुछ लोगों को मिलते ही, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड नाराज हो जाएंगे, यहाँ पे सेकंड मेथड में एबीसी नाराज हो जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा वाले खुश हो जाएंगे, कम अप्लाई करने वाले नाराज हो जाएंगे, यहाँ पे कम अप्लाई करने वाले खुश हो जाएंगे, ज्यादा अप्लाई करने वाले नाराज हो जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा लॉसेस दे सकते कि अगर कोई पर्सन वापस एक्स वाई जेड हर टाइम रिजेक्ट हो जाना होगा, तो ऐसी सिचुएशन में एक्स वाई जेड नेक्स्ट टाइम इस कंपनी के शेयर्स को अप्लाई करेंगे नहीं, या कम नंबर शेयर्स अप्लाई करने वाले अगली टाइम इसके शेयर्स अप्लाई करना पसंद करेंगे नहीं। इसलिए एक मेथड लाई गई है जिसको बोला गया प्रोराटा। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शन बेसिस, ठीक है। प्रोपोर्शन बेसिस में क्या होता कि एक शेयर होल्डर है ए, उसने अप्लाई किए हैं 10,000, कंपनी है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए 10,000 ले लो या 10 लाख, ठीक है। 10 लाख शेयर इशू किए, एप्लीकेशन आ गए 12 लाख, कितने एप्लीकेशन आ गए 12 लाख। अब कंपनी को बेचना कितने हैं 10 लाख, अप्लाई कितने हो गए 12 लाख। एक पर्सन था, एक शेयर होल्डर था ए, जिसने अप्लाई किए 12,000 शेयर्स के लिए, कितने के लिए 12,000 शेयर्स। तो ऐसे सिचुएशन में ये ए होने की वजह से ये अगर मेथड रहती तो मैक्सिमम के हिसाब से 20 को मिल जाता, अल्फाबेटिकली 20 को मिल जाता, रिवर्स अल्फाबेटिकली रहता तो इसको मिलता नहीं, और अगर कम वालों को दिया जाता तो इसको दिया जाता नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती कि इनका रेशो निकाल लो, इनका रेशो निकाल लो। क्या रेशो इनका 6:5, 6:5 या 6:5। जिन्होंने 6 मांगे उनको कितने दे दो 5, ठीक है ना। इशू कितने करने अपने को 12 लाख के बदले 10 लाख वालों को देना है, इनका रेशो बनाना। जिन्होंने 6 मांगे उनको कितने दे दो 5, सही है। इसमें क्या होगा, एक को पूरी तरीके से रिजेक्ट या पूरी तरीके से एक्सेप्ट न करके तूने कितने अप्लाई किए हैं 12, तो देखो क्या प्रोपोर्शन है 6:5, तो कितने इशू कर दो 10,000 शेयर्स, ठीक है। क्या समझा, क्या कितने एप्लीकेशन आए हैं 12, कितने इशू करने हैं शेयर्स 10 लाख, ठीक है ना। इनका रेशो निकाल दो। फिर ए ने अप्लाई कितने के लिए किया 12 लाख, तो कंपनी इसको इशू कितने करेंगी, ठीक है ना। वैसे तुम लोग अगर मेरे को बी का कैलकुलेशन कर दो, बी ने अप्लाई किए 15 लाख, सी ने अप्लाई किए 18 लाख, डी ने अप्लाई किए 48 लाख, 48,000, 15,000, 18,000 और 48,000। तो मेरे को बोलो इन्होंने ये अप्लाई किए ना, इनको कितने इशू होना चाहिए 12,500, ये 6 के लिए, तो 5 के लिए कितने 12,500,
12,500 शेयर्स इनको इशू कर दो। मतलब बी को 2,500 शेयर्स के पैसे क्या कर दो वापस। यहाँ पे ए को 2,000 शेयर्स के पैसे क्या कर दो वापस। मतलब उसको कुछ शेयर्स मिल रहे, दो समाधान नहीं देगा। नहीं भाई, कंपनी अपने बारे में सोच ली, ठीक है ना। उसने 12 मांगे थे, कंपनी ने क्या बोला, देखो हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, हम आपको ज्यादा पूरे के पूरे तो नहीं दे सकते, हम आपको 10,000 दे, 2,000 के पैसे आप वापस लेके चले जाओ। अपन भी खुश, कंपनी में खुश। पैसे भी ने 15,000 मांगे, तो भी को क्या बोला 12,500 ले लो, एक्स्ट्रा के पैसे आप लेके चले जाओ। वैसे सी 15 को 15,000 दे दो, वो भी खुश, 3,000 के पैसे वापस दे दो। पैसे कौन से आए होंगे, एप्लीकेशन मनी आया होगा, क्योंकि अप्लाई ही किया है अभी। अलॉटमेंट इसके बाद देखो क्या हुआ, प्रोसीजर फॉर इशू, पहले क्या इशू हुआ प्रोस्पेक्टस, फिर क्या हुआ एप्लीकेशन कलेक्शन। अभी अपन सब्सक्रिप्शन में ही है, सब्सक्रिप्शन में ही अभी अलॉटमेंट किसको करना ये अपन डिसाइड कर रहे हैं, है ना। कितने किसको बांटना है, अप्लाई तो भाई कितने भी कर देगा, है ना। अपन कॉलेज में एडमिशन लेते 4 जगह एप्लीकेशन करते, पर 4 जगह एडमिशन ले सकते क्या, एक ही जगह लेना है आपने। वैसा ही अप्लाई इन्होंने 12,000 के लिए किया, लेकिन कंपनी के पास अगर इतना ही कोटा है तो कंपनी इतना ही देगी, ठीक है ना। तो ऐसा, तो बी ने 15 के लिए अप्लाई किया, बी को 12,000, सी ने 18,000 के लिए अप्लाई किया, उसको 15,000, डी ने 48,000 किया, डी को 40,000 40,000 40,000, ठीक है। और 8,000 शेयर्स के पैसे वापस दे देंगे, जितने भी रिसीव हुए होंगे उतने। समझ में आया। तो इस तरीके से और एप्लीकेशन में प्रो राटा मेथड को यूज किया जाता है, जिसको प्रोपोर्शन मेथड ऐसा बोला जाता है ना। क्या किया जाता, इशू ऑफ शेयर और एप्लीकेशन एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव का रेशो निकाल दिया जाता है, और वो रेशो हर पर्सन के लिए लगा के क्या कर लिया जाता, शेयर्स इशू कर लिए जाते या शेयर्स अलॉट कर दिए जाते, है ना। शेयर्स अलॉट, समझ में आया, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पे कि मैडम आपने तो यहाँ पे क्या किया, डिवाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 करके इनटू 5 हमारा आंसर बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि ये बी ने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई न करके 15,000 शेयर के लिए अप्लाई न करके 14,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होता, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, डिवाइडेड बाय करो 6, हाँ इंटू करो 5, कितने आ रहे देखो आंसर 11,666.66, ठीक है, हो गया ये, समझ में आया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता, 6 के लिए 5 बोले, है ना। तो हमेशा ये जितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे इसके आगे आने वाला पॉइंट को छोड़ देना पड़ेगा। इनको सिर्फ कितने होंगे 11,666 इशू होंगे, 0.66 इशू नहीं होगा, क्योंकि शेयर्स को कभी टुकड़ों में नहीं बांट सकते। समझ में आया। तो मोस्टली तुम लोगों के एग्जाम्पल में ऐसा पॉइंट वाला आता नहीं, ठीक है ना। रेशो क्या बनाए, 5 के बदले 6 के बदले 5, है ना। तो तुम लोगों का प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से ऐसे ही होता, नहीं तो फिर इस चीज को मेरे को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे समझाना पड़ेगा, पर उसकी जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं अभी ले रही नहीं, ठीक है। तुम लोगों को हमेशा प्रॉब्लम में ऐसा कोई ना कोई रेशो निकल सके, ऐसी ही अमाउंट आएगी और ऐसे ही अलॉटमेंट हो। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच और थोड़ा सा अलग, ठीक है, समझा। तो ऐसा रेशो एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव्ड और इशूड कैपिटल में करना पड़ेगा, उनका रेशो हर शेयर होल्डर को लगाना पड़ेगा, मतलब हर शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर्स तो मिलेंगे, ठीक है। देखो रेशो क्या है 6:5, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैडम अगर हमने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया, अब क्या करेंगे,
फर्स्ट शेयर के लिए अप्लाई किया तो मिलेंगे क्योंकि मिनिमम कितना 6 के बदले 5 मिलने वाले, ये रेशो है ना। तो यहाँ पे 6 अप्लाई क्या मिनिमम, तो इससे कम वालों को तो मिलेंगे, ठीक है। 7 मांगे उनको कितने मिलेंगे, मैंने 7 के लिए अप्लाई किया तो 6 के बदले 5 बोले तो 6 के बदले 5 तो मिल जाएंगे, लेकिन 2 शेयर्स के पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जितना सोचेंगे उतना कम है इसके बारे में, तो ये रहने दो, ध्यान रखो, ठीक है। कंपनीज के केस में 1:1, अगर तुमको मैं बोलती कि 6:6 रेशो तो तुम क्या बोलते थे 1:1 है, लेकिन ऐसे केस में वो फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो बाकी समझ में आए, तो ये भी लिखना ए का केस, इसके नीचे ये लिखो इशू शेयर्स 10 लाख अप्लाई एप्लीकेशन फॉर शेयर 12 लाख, फिर इनका रेशो निकाल लो 5:6, फिर ए एग्जाम्पल नंबर 1 ए बी सी और डी इतना लिखो, हो गया। तो ऐसा और सब्सक्रिप्शन में होता, अंडर सब्सक्रिप्शन में देखो 2 केस होंगी। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता, जितने बेचने निकाले उससे कम आते, बेचने कितने निकाले 10 लाख, है ना, लेकिन इससे कम ही हमेशा आएगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए 90%। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आ गया तो जितने अप्लाई हुए उतने के उतने क्या कर दो, अलॉट कर दो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना आया है उतना ले लो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलॉटेड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% अगर इशू क्या आ गए मतलब 10 लाख के 90%, 9 लाख अगर शेयर्स 9 लाख या 9 लाख से ज्यादा अगर सब्सक्रिप्शन आया है अंडर सब्सक्रिप्शन में, तो ऐसी सिचुएशन में वो पूरा अलॉट हो जाएगा। लेकिन 70% ही एप्लीकेशन आए तो होल मनी रिफंडेड, होल मनी रिफंडेड, ठीक है ना। 10 लाख शेयर्स थे, 10 लाख के 10 लाख मांगे तो पूरा अलॉटमेंट कर देंगे डायरेक्ट। 10 लाख से कम एप्लीकेशन आए पर 90% से ज्यादा आ गए तो पूरों को दे देंगे, लेकिन 90% से कम आए तो पूरी अमाउंट रिफंड हो जाएगी। सिर्फ इसमें ऑप्शन क्या है, अंडर राइटर का एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ये पूरे में इसमें आ जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन है तो प्रोराटा बेसिस करके कंपनी हर शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करना चाहेंगी कि आप हमारे से कुछ ना कुछ शेयर्स ले लो। किसी को नाराज करने का कंपनी का इंटेंशन नहीं, तो ये प्रोराटा बेसिस के बाद अलॉटमेंट हो जाएगा। ऐसे ए को 12 के बदले 10, बी को 15 के बदले 12.5, सी को डी को ऐसे करके अलॉटमेंट डायरेक्टर्स अप्रूव कर देंगे, इसमें डायरेक्टर्स अप्रूव कर देंगे और इसमें डायरेक्टर से अप्रूव कर देंगे। इस तरीके से अलॉटमेंट की प्रोसीजर हो जाए, ठीक है। और ये हो गया कि फर्दर कॉल्स मंगवाए जाएंगे, मतलब पहले एप्लीकेशन मनी यहाँ पे आ गया होगा, अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट मनी आ जाएगा, है ना। और उसके बाद बाकी के जो कॉल होंगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उस हिसाब से वैसे आते रहेंगे, ठीक है। समझ में आया, इतना लिखो जो मैंने ऐड किया अंडर सब्सक्रिप्शन का, लिख लिया सबने।
एक चीज और बता देते हैं। देखो, अभी तक मैंने तुम लोगों को बताया कि एप्लीकेशन मनी फेस वैल्यू 10 रुपए, एप्लीकेशन मनी 2 रुपए, अलॉटमेंट मनी 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए, रिजर्व कैपिटल 1 रुपए या सेकंड कॉल 1 रुपए। ठीक है, ऐसा करके 10 रुपए मंगवा ली। ऐसा हो सकता कि कंपनी फुल मनी कॉल्ड इन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन मनी कितना होगा फिर 10, पूरा की पूरा ये पूरी अमाउंट मंगवा ली। ठीक है, फुल मनी कॉल्ड इन एप्लीकेशन, या तो एप्लीकेशन 5 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, ऐसे करके 10 रुपए। ठीक है, या तो ऐसे किसी भी तरीके से कंपनी पैसे मंगवा सकती है। ठीक है, और कंपनी सिर्फ पैसे मंगवाने के लिए ही शेयर इशू करती क्या? तो नहीं। ठीक है, देखो, शेयर इशूड बाय कंपनी बाय फॉर कैश और फॉर काइंड। फॉर कैश मतलब ये कि कंपनी शेयर बेच रही है, पैसे मंगवा रही है और कंपनी के काम के लिए यूज कर रही है। या तो कंपनी क्या करती? काइंड के लिए। काइंड मतलब किसी चीज के लिए मतलब कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेस कर, ठीक है, बिल्डिंग परचेस करने के बदले पैसे ना देके अपने कंपनी के क्या दे दिए? शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स इशू फॉर कैश भी हो सकता है, फॉर काइंड भी हो सकता है। या तो अपना सप्लायर है जो अपने को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, अपने पास पैसे नहीं है, तो कंपनी ने क्या किया? पैसे मंगवा के ना पेड करके डायरेक्टली उसको शेयर्स दे दिया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में शेयर्स काइंड के लिए और कैश के लिए भी अलॉट किए जाते हैं। मोस्टली शेयर्स कैश के लिए अलॉट किए जाते। ठीक है, अब शेयर इशू मैंने तुम लोगों को बोला एट पार और एट प्रीमियम, है ना? एट पार 10 का 10, 10 का 10, ठीक है ना? एट प्रीमियम 10 का 12। तो ये जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी ट्रांसफर टू, बोलो, अपन ने पहले लिख के लिया, ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सभी चीजें याद होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो, वापस जाके वापस सुनो। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर मेरे को कॉल करो, मैं तुम लोगों को ऐसे समझा दूँ। ठीक है, सब लोगों के पास मेरा नंबर नहीं होगा तो फ्रेंड से ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन शेयर्स इशू कर सकते। शेयर्स इशू करने के लिए इतने सारे टर्मिनोलॉजीज की अभी तक, इतने सारी चीजों की, सारी कंसेप्ट की अभी तक जरूरत थी, इसलिए यहाँ तक सारी चीजें तुम लोगों को एज अ थ्योरी मैंने समझा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते और फाइनली तुम लोगों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट है उस पे आते। उसको लिखो, तो अपन जर्नल एंट्रीज लिखवाते। जर्नल एंट्रीज लिख लेते। जर्नल एंट्रीज का अपन ने ड्रॉ किया, तो अपने को
अपन ने देखा इशू ऑफ शेयर्स की प्रोसीजर, शेयर्स इशू होते, एप्लीकेशन आते, फिर अलॉटमेंट होता, फिर फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, सब कुछ मंगवाया जाता है ना। तो इसकी रिकॉर्डिंग एक्चुअली अपन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में रिकॉर्डिंग करते वक्त अपन ध्यान रखेंगे जनरल एंट्रीज लिखेंगे। फर्स्ट ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव होता, कैपिटल लाने की एंट्री अपन क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सही है। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हर जगह यहाँ पे भी सेम एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। कैपिटल कहाँ गया, घूमने, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे क्या किया जाता, जब कैपिटल अपने को रिकॉर्ड करना है तो अपन कैपिटल लाने की सिंपल एंट्री करते बैंक टू कैपिटल, लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल है कंपनी एक्ट में कि जो भी पैसे एप्लीकेशन मनी बोल के रिसीव हुए हैं वो पैसे एप्लीकेशन मनी के अकाउंट में जमा होते बैंक में, इसलिए यहाँ पे अपने को लिखना पड़ता है शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है। तो पैसे अभी किसके पास है, बैंक के पास। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ये शेयर एप्लीकेशन क्यों मिला है, कैपिटल पर्पस की, ठीक है। तो होंगी एंट्री, सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, क्योंकि कंपनी में क्या आता, शेयर कैपिटल आता, सोल प्रोप्राइटर में भले कैपिटल आता लेकिन यहाँ पे क्या आता, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसलिए ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू, ठीक है, समझ में आया। तो देखो एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट तुम लोगों को रूल पता है, डेबिट क्रेडिट में एप्लीकेशन कैंसिल, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बची, बैंक टू शेयर कैपिटल, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सेकेंड थर्ड एंट्री यहाँ पे होती अलॉटमेंट मनी रिसीव की, ठीक है ना। देखो कंपनी में जब भी एंट्रीज की जाती तब सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री में पहले पैसे मिलते है ना, और फिर उसका कैपिटल को डाला जाता। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होता तो वो सेपरेट अलॉटमेंट अकाउंट में रिसीव होता, लेकिन कंपनी को पहले ही पता रहता कि ये पैसे आने वाले हैं, इसलिए कंपनी इसके ड्यू की एंट्री कर लेती, और एंट्री क्या करती, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर एक बार एप्लीकेशन आ गए, अपन ने प्रोसेस से डिसाइड कर लिया कि इसको कितने शेयर्स अलॉट होने वाले हैं, तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब अपन ने डिसाइड कर लिया अलॉटमेंट किन किन को करना है, उनका कैपिटल अपन बना के रखेंगे, बराबर है। जितने लोगों को का एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा उतने ही लोगों से अलॉटमेंट मनी भी मिलेगा और वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है।
मनी मिले क्या? नहीं। जब अलॉटमेंट मनी मिलेंगे तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी। ओके, अलॉटमेंट मनी ठीक है। देखो इसके अलग अलग रीजन। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पहले आते हैं, बाद में अपन डिसाइड करते हैं कि किन किन को शेयर्स देना है, इसलिए एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होता है, इसलिए पहले बैंक टू एप्लीकेशन एंट्री। उसके बाद उसमें से जिन लोगों को एक्चुअली बांटना है उनके लिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की एंट्री होती है। जिनको एक्चुअली अलॉट हुए शेयर्स उनसे ही अपने को एप्लीकेशन मनी आएगा जरूर, इसलिए पहले ड्यू की एंट्री होती है, ठीक है। और उतने लोगों से पैसे मिलेंगे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी ठीक है। सेम ऐसे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर एप्लीकेशन, पहले ड्यू कर देंगे, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, पहले ड्यू कर देंगे। उसके बाद बैंक टू फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यूज। यहाँ पे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल या सिर्फ कॉल मनी भी बोला था, सेकंड कॉल होगा तो वापस यही ड्यू फिर रिसीव, ठीक है। या इसको फाइनल कॉल भी बोला जाता है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये देखो, अगर तुम अल्टीमेटली अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कैंसिल कर देगा तो हर जगह तुमको एक एंट्री मिल रही है बैंक टू शेयर कैपिटल। अपन सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में एक साथ कैपिटल लाते, इसलिए एक ही बार एंट्री कर देते बैंक टू कैपिटल। यहाँ पे एक साथ पैसे नहीं मिलते, इसलिए बारी बारी से जब जब पैसे आ रहे तब तब अपन वो एंट्री करते जाए, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस इतना, ठीक है। पेइंग फर्स्ट कॉल मनी लिखो, ठीक है। तो ये हुई अपनी जर्नल एंट्रीज, इसमें कुछ एडिशनल एंट्रीज और होती। तो ये है, अगर एक्ट बार पे शेयर इशू हुए होंगे और पैसे रिसीव हुए होंगे उसके, अब अपन कल एक्ट प्रीमियम पे क्या इसकी एंट्रीज होती और ये एंट्रीज को प्रैक्टिकली करके देखिए, ठीक है ना। तो कल इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, जब तक तुम लोग ये एंट्रीज को लर्न करते हो, ठीक है। समझ में आया?